नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक तरफ मोदी सरकार आतंकियों को नतमस्तक करने के लिए महाप्लान तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार आतंकी पाठशालाओं वाले मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। वजह है आतंक, लेकिन अब योगी सरकार ने आतंक का अंत करने का प्रण लिया है। योगी सरकार के बुलडोजर से माफिया थर थर कांपते हैं, बदमाश नाचते हैं और कब्जेदार रार करते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। बॉर्डर पर आर पार की स्थिति है। ऐसे में कोई दुश्मन और घुसपैठिए हिंदुस्तान में एंट्री ना कर जाएं। इसको लेकर सरकार और सिस्टम एकदम टाइट है। यूपी में भारत नेपाल सीमा पर हर रोज कार्रवाई हो रही है। हर रोज बुलडोजर दहाड़ रहा है, हर रोज बुलडोजर प्रहार कर रहा है, हर रोज पीला पंजा गरज रहा है। और जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें, जो ये बता रही हैं कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। अवैध मदरसों पर योगी स्ट्राइक देखी जा रही है, जिससे कि कट्टरपंथियों में खौफ का माहौल है। यूपी के तमाम जिलों में योगी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने अवैध रूप से मदरसे बनाए हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब बाबा का बुलडोजर काम पर लगा हुआ है। आज इसलिए हम कह रहे हैं, नापाक का होगा खात्मा, मदरसों में आतंक की आत्मा। उन्होंने अटैक किया, उनकी नींव क्या, उनके तो सर उड़ जाने की आवश्यकता है। ये आपने बड़ी बात कही है सर। और भारत के अंदर इस तरह का गुस्सा हम देख भी रहे हैं, भारतीयों के अंदर जो लगातार विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सड़कों पर हो रहे हैं। और जो नरसंहार किया गया, जो कत्लेआम किया गया पहलगाम में, वाकई में कड़ी निंदा पाकिस्तान की थू थू चारों तरफ हो रही है। कैप्टन श्याम कुमार जी, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। आपको आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। ठीक है सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जो लगातार एक के बाद एक स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से अलग अलग मोर्चों पर की जा रही है, कैसे इसको देख रहे हैं आप सर? इसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे? बिल्कुल सही अंदाज है। हमारे मेच्योर डेमोक्रेसी का एक अच्छा निशाना, एक जो टेररिस्ट को वो स्पॉन्सर करने वाला स्टेट है जी। पाकिस्तान, उसके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का सऊदी अरबिया से वापस लौटना पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद अगले दिन सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े फैसले लेना, क्रोनोलॉजी से बताऊं और जल्दी जल्दी सबको कंक्लूज भी कर दूं, तो 5 फैसलों में डिप्लोमेटिक इनक्लेवर्स और कई तरह की उनकी मार और एक इकोनॉमी पर प्रहार, हिंदू सिटी को अफेंस में डाल के, क्योंकि उन्होंने हमारी टूरिज्म के इकोनॉमी और अमन शांति और कश्मीर की शांति पे अटैक किया था, तो उसका प्रहार उसी तरह से अगले ही दिन सोची समझी नीति के साथ उन्होंने अपने पैगाम दिए। और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में वो गए मधुबनी और कहा कि आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश टिल एंड ऑफ द अर्थ जो भी है टेररिस्ट एनेबलर्स एंड सपोर्टर्स। तो ये उनका मैसेज है। अगले दिन फिर फाइनेंस हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, सबकी जुबान से, होम मिनिस्टर की जुबान से यही वर्ड्स निकल रहे हैं, उनको मारना है जिन्होंने गलती की है, और सपोर्टर्स हैं उनको चुन चुन कर वहां तक जाना है जहां तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये वर्ड्स के साथ आर्मी को डायरेक्टिव दिया गया, छूट दी गई है, और वो अपनी पोस्चरिंग और मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। अरबियन सी में आक्रमण और वो लैंडिंग हो रही है नेशनल हाईवे पे, और आर्मी पूरी तरह से अपनी एक्सरसाइज एंड ड्रिल कर रही है। तीनों सेना तैयार, कोस्ट गार्ड तैयार, बीएसएफ तैयार, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार, देश तैयार, मनोबल तैयार, और विश्व का सपोर्ट तैयार। तो ये है तरीका एक मैच्योर डेमोक्रेसी का। और इसके साथ ही देखिए, प्रधानमंत्री फिर वेब्स का सम्मेलन करते हैं, मधुबनी जाते हैं, संस्कारों की बात वेब्स में करते हैं, वलिंजम पोर्ट जाते हैं, केरला। देश का कामकाज चल रहा है, सेना को बता दिया गया है, सेना तैयार हो रही है, जगह समय का चुनाव किया जा रहा है। अपने हिसाब से हम उनको खौफ में भी ला चुके हैं, उनका मनोबल भी तोड़ चुके हैं। तो ये है हमारा तरीका काम करने का। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल। और वाकई में जो बातें कही जा रही हैं शासन स्तर से, या जो एक भरोसे की भावना दिखाई जा रही है हमारी देश के सेना के प्रति, वो देश के लोगों को और सुनिश्चित करती है कि वाकई पहलगाम में जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान चैन से बैठ नहीं पाएगा, चैन से सो नहीं पाएगा।
मैं ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं और अब थोड़ा सा विस्तार से उन चीजों को आपसे समझना चाह रहा हूं जो सीमाई इलाकों में हो रही हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर मदरसों को लेकर या ऐसे संस्थानों को लेकर जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये भी एक तरीके से स्लीपर सेल का ही काम कर रहे हैं, जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता है। इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। ज्ञान प्रकाश जी। बहु प्रतीक्षित कार्य हो रहा है, बहुत दिनों से इसका इंतजार था। आपको मेरी आवाज आ रही होगी? जी सर। देखिए, किसी भी युद्ध के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, रसद होना चाहिए, कितना माल है, कितना पेट्रोल है, कितना असलहा है हमारे पास, फिर मनोविज्ञान भी होना चाहिए, तथा भारत के अंदर या उस देश के अंदर ये पता होना चाहिए कि यह कहाँ से मदद हो सकती है, कहाँ उनके ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं या उन्हें सरपरस्ती दे सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे जितने भी ये मदरसे हैं ये अपने ध्येय से भटक गए हैं, बिल्कुल। लेकिन जब भटक गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो ये स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, जो शिक्षा के अलावा मदरसों में शिक्षा के अलावा जो कार्य कर रहे हैं और जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके ये कार्य किया जा रहा है। आप मुझे खूब बखूबी याद है, शिक्षा के समय भी मेरे पिताजी वहाँ सीओ नानपारा रहे हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल न मदरसे बहुत थे, न मस्जिदें बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे आपने ये, हम तो नौकरी में भी आए, पुलिस की नौकरी में भी, ये पाया अचानक कि चीजें बढ़ती जा रही। तो बढ़ क्यों रही थी, कारण क्या था अचानक, और सीमा पे ही क्यों बढ़ रही है? क्या सीमा पे अशिक्षा थी? सीमा पे क्या लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, या उन्हें अचानक बहुत जरूरत पड़ रही थी इस चीज की कि नहीं यहाँ होना चाहिए? तो मन में शंका तो होती थी, और इस शंका की तरफ ध्यान गया योगी जी का, मोदी जी का, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहां से गड़बड़ी हो रही है। कहां से आ रहे हैं, कहां पर छुप रहे हैं, कहां इनको सरपस्ती मिल रही है, कहां से इनको निकाला जा रहा है? भाई सीधे अपने बैग में पैसा लेके तो आतंकी आएगा नहीं, हथियार लेके तो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा। इसकी पहचान हो गई, देर में हुई है लेकिन हो गई, और इनको ध्वस्त किया जाने लगा। उन्हें ही ध्वस्त किया जा रहा है जो अपने शिक्षा के ध्येय से भटक गए। जी, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वहां भारतीय राजनीति में ऐसा कुछ हो रहा है कि धर्म जाति मजहब के पर चिन्हित करके सारा एक ही जैसे लोगों पर ऐसा किया, ये बिल्कुल गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख रहे हैं कि भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, केवल उन्हें ही चिन्हित किया जा रहा है, केवल उन्हीं स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इस तरह के कार्य जो मॉड्यूल चल रहे थे उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, अवैध रूप से बना लिए गए थे उन्हें चिन्हित किया जा रहा है जी। और तथा जिनसे बाहर से मदद मिल रही थी उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें जमी दोष किया जा रहा है। इससे मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान ये होता है कि भारत की प्रजातंत्र की व्यवस्था में सेना तैयार खड़ी है, लेकिन प्रशासन भी है। बिना प्रशासन के सेना क्या करेगी जब हमारे अंदर ही कुछ गड़बड़ी हो रही हो? तो प्रशासनिक अमला भी तेज हो गया, पुलिस भी तेज हो गई है, पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी तेज हो गई, मीडिया भी फास्ट हो गई है, वो भी चिन्हित कर रही है। ये सारे लोगों ने मिलकर एक ऐसा मनोविज्ञान बना दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात सारे लोगों को पता चल चुकी है कि भारत के जन जन के आक्रोश की अगर हम लोगों ने अवहेलना कर दी तो भारत भी ऐसे संकट में, ऐसे जो वो देश हैं जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे। तो आप ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, तो भारत की का सारा विश्व समर्थन कर रहा है, विश्व की जनता भी समर्थन कर रही है, तथा अंत में वो देश भी समर्थन कर रहे हैं जो भारत से दूरी बना के रहते हैं। बिल्कुल, कुछ एक लोगों को छोड़ दीजिए। यह मनोविज्ञान काम किया, और इसके लिए उन्हें हमें दिखाना पड़ेगा ना कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि आप तोड़ रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताना पड़ेगा ना। 53 देश है मेरे ख्याल से, मुस्लिम कंट्री, सबको थोड़ी बता देंगे हम मुस्लिमों के खिलाफ। हम मुस्लिम के कहाँ खिलाफ है भाई? कौन से मुस्लिमों? अभी भी तो सारे मुस्लिम हमारे घर के अगल बगल पास पास सब लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। केवल उन स्थानों को जो भारत विरोधी राष्ट्रीय सुरक्षा के विपरीत कार्य कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करके हम कहा, और योगी जी ने इस नस को दबा दिया। ये जो नस थी ना, इसको दबा दिया कि ये बहुत गड़बड़ है, और वहां पे कट चीरा मारा है तो सारा खून नहीं था, वहां पे मवाद बन के निकल रहा है वो,
यह मवाद था, इस मवाद को चिन्हित किया गया तो पूरा समुदाय भी सुरक्षित हो रहा है, देश भी सुरक्षित हो रहा है, राष्ट्र भी सुरक्षा की स्थिति में है और सेना भी सोच रही है कि नहीं, प्रशासनिक अमला अपना काम कर रहा है, हमें यदि लड़ना होगा, हमें अटैक करना होगा, हमें युद्ध करना होगा, तो हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हमारा मनोबल, हमारा मनोविज्ञान, हमारा रसद हमें पूरी तरह प्राप्त होता रहेगा। हम इत्मीनान से लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे और जीतेंगे नहीं, मरेंगे भी नहीं। स्ट्रेटजी अब तो भारत की बदल गई है ना सेना की, मरेंगे नहीं। अब एक एक जवान चाहिए, जिंदा चाहिए, कम से कम जनहानि हमारे सेना की होनी चाहिए, अधिक से अधिक उनकी हानि होनी चाहिए और इसकी तैयारी हो चुकी है। अभी तो पानी रोका है, अभी उनका एयर रोका है। अभी आप क्या समझ रहे हैं, उनका व्यापार ठप हो जाएगा। वहां खुद ही जो अभी बताया कैप्टन साहब ने कि वहां जनाक्रोश है पाकिस्तान में, बिल्कुल, वो अपनी मौत खुद मर जाएंगे। ये मनोविज्ञान, ये स्ट्रेटेजी, ये राजनीति पहली बार बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सोच के समझ के यह की जा रही है और इसमें ये पिछले पैरों पे होते जा रहे हैं। अगर आप देखिए जो फ्रंट पे सेना उनकी खड़ी है, पाकिस्तानी सेना भी फ्रंट पे खड़ी है, मत समझिएगा वो फ्रंट से अलग है जी, लेकिन उनका जो सपोर्ट होता है, मॉरल सपोर्ट होता है, वो बिल्कुल टूट चुका है। उनकी जनता उनका साथ देने से इनकार कर दे रही है। वहां विद्रोह की स्थिति हो गई है। यह विद्रोह कैसे हो रहा है, यह हमारा मनोविज्ञान, हमारा राजनीति का प्रत्यक्ष और हमारी स्ट्रेटेजी है। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। केवल बंदूक लेके गोली मारना स्ट्रेटेजी नहीं होती है। कि सारी चीजों को समझने के बाद ही कोई स्ट्रेटेजी बनती है। तो हमारे जो जनरल थे उन्होंने बात रखी होगी, हमारे अधिकारियों ने रखी होगी, हमारे प्रधानमंत्री रखी होगी, हमारे योगी जी को बात समझ में आई होगी कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सेना को दिक्कत होगी। सेना की सफलता की सारी गारंटी कहाँ होती है? हथियार में नहीं होती है, मनोविज्ञान में होती है, साहस में होती है, उत्साह में होती है। और युद्ध हथियारों से नहीं। क्लाउज़नेट्स की मुझे कोटेशन याद आ रही है, बहुत बड़ा सैन्य विज्ञानी है, कि हथियारों से नहीं मनोविज्ञान से युद्ध लड़ा जाता है, मोरल से युद्ध लड़ा जाता है। तो हमारा मोरल बहुत है, बहुत हाई है। हम डंके की चोट पर उन्हें आधा तो हरा चुके हैं, बिना लड़े हरा चुके हैं। और अधमरे को मारना है, काम आसान हो गया ना मित्र जी। अब अधमरे को मारना है, वो हमारी मर्जी पे है, हम जब चाहे मार देंगे उनको। बिल्कुल, अधमरा तो कर ही दिया उनको। ये हमारी नींव है, इस नींव पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा प्रशासन काम कर रहे हैं, हमारे देश के सारे लोग काम कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने जो अंतर बताया वो दिखता भी है। भारत की आवाम, भारत की जनता भारत की सरकार के साथ, भारत की सेना के साथ खड़ी है और पाकिस्तान में विद्रोह की स्थिति बन रही है। अतुल यादव जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। अब बहुत सीधा और सटीक सवाल मेरा दोनों को कंपाइल करते हुए पहला ये, अतुल जी आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी सर। अतुल यादव जी, पहला ये कि जो पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मोर्चे पर कार्रवाई भारत कर रहा है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये, चूंकि अनऑथराइज्ड तरीके से अगर कोई संस्था चल रही है उस पर कार्रवाई हो रही है तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये मामले अलग नहीं है बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आज हमने इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की है। अतुल यादव जी देखिए, जो देश के साथ में पूरा विपक्ष खड़ा है, समाजवादी खड़ी है, इंडिया गठबंधन खड़ा है। अगर आप देख पाएंगे तो जो देश सबसे बड़ा होता है, देश के साथ पूरी जनता खड़ी है और हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। आप एक चीज देख पाएंगे कि जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन देश के साथ खड़ा है, जो हमारे 26 पर्यटक शहीद हुए, मतलब उन हताहत हुए, उस पर देश को जनाक्रोश है। लेकिन आप एक चीज देख पाएंगे, कभी भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति इस पे ना करे। देश सर्वोपरि है और इस समय राजनीति करने का विषय नहीं होना चाहिए। अभी हम देख रहे थे, हमारे एक साथी जो इसमें पैनलिस्ट है, वो योगी जी का क्या योगदान है? देश में रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो योगी जी युद्ध लड़ने जाएंगे? तो ये मैं देख पाता हूं कुछ लोगों को तो योगी भक्ति या अंधभक्ति का चश्मा चढ़ गया है। वो ये नहीं देखते हैं कि देश सर्वोपरि है, इस समय देश के सभी दल एक साथ हैं, तो ये बड़ी समस्या खड़ी है। तो ये योगी जी के गुणगान जो कर रहे हैं, जिस पे मुझे आपत्ति भी है। देश में जो गलत गतिविधियां हैं उसको तो रोका ही जाना चाहिए, इस पे कौन आपत्ति कर रहा है? लेकिन इस समय राजनीति का विषय नहीं है, इसमें देश का विषय है। देश के साथ पूरी जनता खड़ी है, पूरा देश सब समस्त विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं।
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन तो मतलब जब ये घटना घटी उसके अगले दिन बिहार में रैली कर रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार के साथ वहां पे हंसी ठिठोली भी कर रहे थे। तो क्या था ये? तो देश में जब कोई ऐसी बात होती है तो सबको एकजुट होना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति करने की कोशिश करती है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा विचार है कि देश के साथ सबको एक साथ खड़ा होना होता है। देश की सेना के साथ सब खड़े हैं, देश के साथ खड़े हुए हैं, हमारी पार्टी खड़ी हुई है, हम खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। ठीक है सर, ये अच्छी बात है। और देश की सेना का मनोबल और तब बढ़ जाता है जब सारे राजनीतिक दल एक सुर में विरोधी देश के खिलाफ बोलते हैं। और एक चीज मैं और यहां पर कहना चाहूंगा, फिर मैं झा साहब आपके पास आ रहा हूं। आपसे पहले जो एक्सपर्ट बोल रहे थे और बता रहे थे योगी आदित्यनाथ के बारे में या उनकी सरकार के बारे में, वो किसी एक पक्षीय तौर पर नहीं बोल रहे थे सर। उन्होंने जैसे कहा कि देश की सरकार ने जो पाकिस्तान के खिलाफ, एक मिनट सर आप सुन लीजिए पूरा, देश की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्राइक अलग अलग मोर्चे पर की है, वैसे ही जो सीमा के इलाके हैं, जो बॉर्डर से सटे एरियाज हैं, वहां पर अगर कार्रवाई हो रही है तो वो तो शासन से ही एक प्रेरणा प्रशासन को मिल रही है ना। तो ये उन्होंने इससे जोड़ते हुए इस बात को कहा। उन्होंने किसी सरकार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि शासन स्तर की अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो प्रशासन भी उस तरीके से काम करता है। जैसे कि हमारी सेना को फ्री हैंड दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि हमने सेना के ऊपर छोड़ा है, वक्त वो तय करेगी, तरीका वो तय करेगी कि पाकिस्तान को जवाब कैसे देना है। अब झा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तो अच्छी बात है, तमाम राजनीतिक दल आपके साथ खड़े हैं और होना भी चाहिए, लेकिन देश की जनता के मन में, उसके जहन में, उसकी जुबान पर यह सवाल भी है कि पाकिस्तान को जो सजा देने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी या आतंकियों ने कल्पना भी नहीं की होगी, जिन लोगों ने इसको कृत्य को अंजाम दिया, कि शायद ऐसी सजा उन्हें मिलेगी। वो सजा जरूर मिलनी चाहिए। और जो अलग अलग मोर्चे पर स्ट्राइक हो रही है उसकी सारे एक्सपर्ट सराहना कर रहे हैं और ये वाकई में बेहतरीन कदम है, क्योंकि पाकिस्तान इससे अधमरा तो वैसे ही हो गया। अभी ज्ञान प्रकाश जी जो बता रहे थे, वाकई में कभी यूएन भाग रहा है तो कभी रात को 2 बजे पाकिस्तान उठकर ये सोचता है कि अब करना क्या है। तो झा साहब, अब सवाल देश की जनता का यही है कि पाकिस्तान को इस बार करारा और मुंहतोड़ जवाब देना है। उन आतंकी आकाओं को बंकरों में घुसकर मारना है। जो बंकर बनाकर बैठे हुए हैं, जो बंकरों में छिप गए हैं, वो शायद वहां बच नहीं पाए। अब जा साहब देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये सच मानिए कि मोदी सरकार में, भाजपा रहित सरकार में कोई भी देशद्रोही बचेगा नहीं। अगर वो देश पे जरा भी तिनका भी अलांछना लगाया है तो बचेगा नहीं। सबसे पहले मैं यादव जी की बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि योगी जी का नाम क्यों लेते हैं। भाई साहब, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो, और बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, और वो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो देशद्रोही में लिप्त है। तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो इसमें क्या गलती कर रहे हैं? तो आपको इस पे जरा सा भी चुभन नहीं होना चाहिए कि योगी जी क्या कर लिए। अरे योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। योगी जी उन मदरसों को चिन्हित कर रहे हैं जो देश के हित में काम नहीं कर रही है, जो देशद्रोही काम कर, उसको चिन्हित कर रहे हैं। एक एक करके हम एक एक घर, देश के 135 करोड़ जनता को अभी एक एक चीज निकालना चाहिए कि हमारे पड़ोसी में भी अगर कोई इस तरह से देशद्रोही काम कर रहा है तो उसको चिन्हित करना चाहिए और प्रशासन को बताना चाहिए। तो योगी जी का तो मैं धन्यवाद करता हूं कि वो चिन्हित कर रहे हैं, और चिन्हित करके सेना को भी ये पता चलता है कि देश में कहां टुकड़ों में अलग अलग जगह पे पल रहे हैं लोग जो कि देश में का खाता और देश के लिए ही खतरा बन जाते हैं। और कोई भी विपक्षी या कोई भी हो, मैं कहता हूं कि ये देश सर्वोपरि है, ये देश है हमारा, और इसके लिए कतरा बह जाए तो कोई गम नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। और पाकिस्तान पे अटैक जरूर होगा। हम सुलझे हुए लोग हैं। भारत 135 करोड़ की जनसंख्या वाली देश है। हम बचपना नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की तरह की परमाणु छोड़ दे। हम लोग बचपन में जब खेला करते थे ना, तो जब खेल खेलते थे तो बहुत छोटा हुआ करते थे, तो सपोज कीजिए हम कोई टेम्परेरी बनाते थे, वो बच्चा भी बनाया, हम भी बनाए। तो जब हारने वाली बात होती थी तो हम सीधा कहते थे हम ईंट मार के ना तुम्हारा घर तोड़ देंगे, जो छोटा सा घर खेलने के लिए बनाते थे। तो पाकिस्तान तो वही बात कर रही है कि हम परमाणु छोड़ देंगे। लेकिन हम समस्त देश को कहते हैं एकजुट होकर रहे, चाहे वो अखिलेश यादव रहे, चाहे वो
और कोई रहे, सबको साथ देना चाहिए। अगर योगी सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसमें साथ दे, ये मत देगा ये अच्छा काम कर लिया अब तो यूपी की जनता इसके साथ हो जाएगी, अब क्या होगा। अरे अपनी कुर्सी टटोलने की ये समय नहीं है, ये समय है देश की कुर्सी बचाने की, देश का अभिमान बचाने का। देश में में जो घुस के उन दरिंदों ने हमारे निर्मम हत्या किए हैं, हमारे भाइयों को बहनों को, उसका बदला लेना, तिनका तिनका करके उसको मारना, ये हमारा प्रण होना चाहिए 135 करोड़ का। और मोदी जी ने जो बिहार में कहा, भाई साहब कहते बिहार में गए वहां नीतीश के साथ हाँ टिकी कर रहे थे, भाई साहब तो मोदी जी ने वहां माला पहनने से इनकार कर दिया और उन्होंने क्लियर कहा कि बदला लेंगे हम। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो पाकिस्तान बहुत जल्दी, पाकिस्तान की हालत तो आधा से ज्यादा पंचर कर दिया अपनी कूटनीति से, और आतंकवाद को खत्म करेंगे। वो कैसे करेंगे ये हमारी सरकार तय करेगी, सेना को पूरा छूट दे दी है और ये खत्म होके रहेगी। हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। ठीक है वीके शाही सर, जो पाकिस्तान के कुछ नेता बीच बीच में गीदड़ भभकी देते हैं, क्या पाकिस्तान ये सोच समझकर नहीं बोलता है कि वो किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? क्या पाकिस्तान के नेताओं को इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान नक्शे से मिट सकता है अगर भारत ने दम भरकर कार्रवाई कर दी तो? शाही साहब, ये जो गीदड़ भभकियां हैं, कहां से इतनी हिम्मत आ रही है पाकिस्तान के अंदर? और मुझे लग रहा है सिर्फ हिम्मत तो है नहीं है, ये सिर्फ गीदड़ भभकियां ही हैं। शाही साहब, गीदड़ भड़कियां हैं, बिल्कुल हैं। और अगर पाकिस्तान को शय है तो वो चाइना की शय है। चाइना की शय पर ही मैं समझता हूं ये कार्रवाई उन्होंने की जो घिनौना अटैक कराया। पाकिस्तान के अलावा मेरे ख्याल चाइना को सबसे ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि उन्होंने सी पैक में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जी। पाकिस्तान उनको वापस पे भी नहीं कर सकता। और अगर हमारा एक्शन जो संभव है तो होने वाला है और जो होगा, उस सूरत में सी पैक बिल्कुल असंभव हो जाएगा। आज ही समाचार आया है कि बिलोच उन्होंने कलाल का विलेज के ऊपर कब्जा कर लिया है जी। उन्होंने चीनियों को और पाकिस्तानियों को कहा है अगर आप जिंदा बचना चाहते हैं तो बलूचिस्तान को छोड़ दें। ऐसी सूरत हाल में या तो चाइना को सबसे ज्यादा तकलीफ है या पाकिस्तान को खुद तकलीफ है। इसके साथ ही मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ जी। विनम्र तौर पर, ये जो दो वक्ता मेरे से पहले बोले, यादव जी और झा साहब, झा साहब, पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए और पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहिए। और इन सब ने 5-6 पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेताओं के नाम नहीं थे। क्या हम कभी सीरियस नहीं हो सकते? क्या हम इस देश को सिर्फ भारत नहीं कह सकते? क्या हम सिर्फ भारत की चुनी हुई सरकार और भारत की सेना के साथ खड़े नहीं हो सकते? वो उसको नीचा दिखा रहा, वो उसको नीचा, बीजेपी को ऐसा नहीं करना, उसको ऐसा, कहां खड़े हम लोग? क्या पॉलिटिक्स से कभी नहीं उभर सकते? दोनों वक्ताओं ने इसको पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश की। मैं कम से कम सहमत नहीं हूं। अगर विनम्र तौर पर कहूं, ये सब भत्सना के लायक। आज हमें देखना है कि जब सेना मूव करती है, जो अपने समय पे करेगी, नेवी करेगी, एयरफोर्स करेगी, आर्मी करेगी, शायद तीनों मिलजुल कर कुछ करेंगे जी, तो हम किस तरह से सहायता दे सकते हैं? हम उनके परिवारों को, जिनके घर के लोग युद्ध में जाएंगे, कैसे सांत्वना दे सकते हैं? हम जो कन्वॉय रोड पर चलेंगे, जैसे यूपी में ही हुआ था, चलने वाले कन्वॉयों के रास्ते में खड्डे खोद दिए थे मदरसों के हम उन बातों को कैसे रोकेंगे? जी। किस तरह से
मोहल्ले में, गांव में, सिटीज में, एक स्ट्रीट्स पर पहरा देंगे। हम किस तरह से अपने देश को जोड़ कर रखेंगे। वो समाजवादी फलाना और बीजेपी फलाना और फलाना और यूपीए, इन सब बातों से उभर आओ यार। कहाँ फंसे हो? युद्ध का मौका है। सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, एक वो हैं जो भारतीय हैं या भारतीयों के साथ हैं, दूसरे वो हैं जो भारत के शत्रु हैं या शत्रु के साथ हैं। कोई पार्टी नहीं है बीच में। वो नेता किस मर्जी पार्टी का हो, कहीं ना कहीं भारत के कुछ समाज का नेतृत्व करते हैं। वो सब भारतीयों में शामिल है। और ये डिवीजन और एक दूसरे के ऊपर लांछन लाना, मैं समझता हूँ भत्सना के लायक जी। नहीं, उनके नाम आने चाहिए थे। कम से कम आज जो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, युद्ध का डिस्कशन कर रहे हैं, शत्रु सामने है, शत्रु ने हमारे 28 लोग निहत्थे बेचारे बेकसूर लोगों की हत्या की है। हमें उस हत्या का बदला लेना है। देश उसके लिए तैयार है। इसके साथ ही मैं देखता हूं पब्लिक में और कुछ और चैनल्स पे कुछ लोग उतावले हो रहे हैं। 8 दिन हो गए जी, 10 दिन हो गए। ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि युद्ध की तैयारी कैसे की जाती। आप चाहते हैं कि अभी फौरन नीजर्क अटैक कर दिया जाए, जबकि हम पूरी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान इस अटैक की प्रतीक्षा कर रहा है जी। पूरी तरह तैयार है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ कर, मैं मोदी जी नहीं कह रहा, मैं बीजेपी नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री ने सोच समझ के वो फैसला उन पर छोड़ा है जो ये फैसला करने के योग्य हैं, अनुभवी हैं और उसमें प्रशिक्षित हैं। उन्होंने सेना पर यह फैसला छोड़ा है कि आप वक्त अपना सेलेक्ट करिए, आप अपना टारगेट सेलेक्ट करिए, आप अपना समय सेलेक्ट करिए। मुझे चाहिए कि आप इन 28 जो निहत्थी मौत हुई है हमारी दुखद, उनका बदला लें और ऐसा बदला लें कि शत्रु हमारा सर न उठा सके। बदला तो हमने स्ट्राइक्स में भी लिया था, बिल्कुल बालाकोट में लिया था, उड़ी में भी लिया था। पर मैं कहीं मिसाल एक दूसरे चैनल पर दे रहा था कि मच्छरों को हम बचपन से मारते आए हैं। दुर्भाग्य है कि मच्छरों ने आज तक काटना नहीं छोड़ा। तो अभी हमने मच्छरों की ब्रीडिंग खत्म करनी है जी। तब ये देश मलेरिया मुक्त होगा, या आज की भाषा में दहशतगर्दी मुक्त होगा। और उसके लिए उभर जाओ यार पॉलिटिकल डिफरेंसेस से या कम्युनल डिफरेंसेस से। गेट आउट ऑफ इट, राइज अबाउट इट। और वो तभी होगा जब हम हर तरह का अपना पर्सनल महत्व या अपनी पार्टी का महत्व या अपने नेताओं का महत्व या अपने इलाके का महत्व जी पीछे हटा दें। सिर्फ एक ही शब्द है, भारत। एक ही माँ है, भारत माँ। और एक ही योद्धा है, वो भारतीय सेना के योद्धा जी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो सिक्योरिटी दल है हमारे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, वो सब भारत के योद्धा हैं, भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं और उसमें किसी भी पॉलिटिकल बेनिफिट को या पॉलिटिकल नामों को लाना या उनकी टांग खींचना, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वो चंद शब्द जो आज के इस वार्तालाप में आए जी डिलीट करने लायक। ठीक है सर। अब हमें सोचना ये है जी। कि एकदम अटैक क्यों नहीं हो रहा। एक वजह मैंने ये बताई कि हम मौका, जगह, समय खुद चिन्हित करेंगे, जिसमें जैसा बड़ा अच्छा वक्ता ने कहा कि हमारे अपना नुकसान कम से कम करते हुए बिल्कुल शत्रु को नस्तानाबूद कर दें। एक वजह वो है। दूसरा, मिलिट्री प्लानिंग में हमेशा होता है थ्योरी जिसको कहते हैं बिफोर वी लॉन्च वी सॉफ्टन द टारगेट।
टारगेट को थोड़ा नरम किया जाता है, जी। ताकि उसके जो चुभने वाले और हिम्मत वाले हो उसका साहस तोड़ दिया जाए। मनोविज्ञान की बात हो रही थी, उसका मोरल डाउन किया जाए, उसके विल टू फाइट को कमजोर किया जाए, और उसके लिए कितने बेहतरीन तरीकों से सिर्फ सिलसिलेवार चल रहा है। पानी रोक दो, प्यासे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, खेती में नहीं पानी जाएगा। कुछ कार्रवाइयां हो चुकी हैं। झेलम को हमने फ्लड कर दिया, जी। झेलम को फ्लड करने से उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो जाए, सीधा उनके पेट पर लात पड़ेगी। वैसे ही गेहूं की बोरी वहां पर आटे की बोरी 600 रुपए में बिक रही, 10 किलो की। इसके साथ ही 2 और रिवर्स का, सतलुज और रावी का पानी, जिसकी तैयारी, ये कहते हैं नहीं 2 दिन में कैसे पानी रोक लोगे, पानी को क्या करोगे, वो तैयारी पिछले 4-5 वर्षों से हो रही थी। बिल्कुल। ये फैसला आज अचानक नहीं ले लिया प्रधानमंत्री, सोकर उठे और कहा पानी रोको। उसके लिए रावी पर पूरा पानी रोकने का प्रबंध पहले ही कर लिया गया था। उसके लिए एक सागर पहले से बन गया था जो सतलज का पानी रोकता है, और ये दोनों कार्रवाइयां, ये दोनों रिवर्स रोक लिए गए। झेलम का पानी ज्यादा आता है और उससे फ्लडिंग किया गया है। फ्लडिंग करने के बाद हमारे पास सागर में इतनी जगह हो जाएगी जी कि जब सर्दियों में पहाड़ियों से पानी कम उतरता है, बर्फ जम जाती है, उस समय कम पानी के समय जितना पानी होगा वो हम कंटेन कर सकेंगे, रोक सकेंगे, और सर्दियों में इनको प्यासा मारेंगे। ये एक बिजनेस, और मूर्ख है पाकिस्तानी, आप कह रहे थे उनको इतनी अकल नहीं है। अकल नहीं होती तो जोर शोर से कहते कि सीज फायर लाइन या एलओसी का मान बढ़ाओ शिमला एग्रीमेंट के थ्रू। उन्होंने शिमला एग्रीमेंट तोड़ दिया। तो जो हम कारगिल में एलओसी को पार करके उनको पीछे से हमले नहीं कर पाते थे, आज कर सकेंगे, क्योंकि एलओसी की मर्यादाओं को उन्होंने खुद भंग कर दिया। वो तो पहले ही कर चुके हैं, बिल्कुल। उन्होंने खुद मान नहीं रखा समझौते का। जब उन्होंने मान नहीं रखा तो आज के बाद, 2 दिन पहले से, जब से उन्होंने ये घोषणा की है, अब हमें एलओसी का मान नहीं है। कश्मीर में जो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर का एरिया है, गिलगित पाकिस्तान का एरिया है, अब हम खुले दिल से वहां जाने के लिए तैयार हैं। ये बातें होनी चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए कि जो सीज फायर वायलेशंस वो आम किया करते थे, पर सीज फायर का समझौता करने के बाद हम हमेशा उनको नफा तुला जवाब देते थे। अब उन्होंने कहा कि हम सीज फायर वायलेशन भी भंग कर देते हैं। जिस दिन से भंग करना शुरू किया है, उस दिन से उनकी फॉरवर्ड चौकियां भी भंग होना शुरू हो गई हैं। अब उनकी एक गोली आती है तो यहाँ से गोला जाता है, यहाँ से एक गोला आता है तो यहाँ से 10 गोले जाते हैं। और जो कहते हैं कि आप अटैक नहीं कर रहे, अटैक नहीं कर रहे, अटैक का मतलब हर बार सर्जिकल अटैक नहीं होता। अटैक का मतलब हर बार आप वही चीज, सेम गेम यू कांट प्ले एवरी टाइम, कि आप बालाकोट पर जाएं और बॉम्बिंग करके लौट आए। एयर स्पेस उन्होंने बंद किया है, शायद किसी डर से। आज हमने उनका एयर स्पेस बंद किया है। कितना हमारा रकबा है जिसके गिर्द घूम कर उनके हवाई जहाज चलेंगे, उनके एयरलाइंस ठप हो जाएगी। वो दुबई के थ्रू हमारी दवाइयां खाते थे। आज पिछले 5 दिन पहले था। अब हमने वो व्यापार, इनडायरेक्ट व्यापार भी बंद कर दिया है। हमारी नेवी अरब सागर में एक्टिवेट हो गई। उसकी वजह से उनको कोई बाहर से सी रूट से इमदाद नहीं आ सकेगी। जी सर। ना राशन, ना पानी, ना एमिनिशन। ठीक है, नहीं मिलेगा। ठीक है। जब ये सब तैयारियां हो जाएं, स्ट्राइक भी करें। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, और ये पूरी तैयारी ही है। इसे हम तैयारी में ही ले सकते हैं, और इस तैयारी के बाद जब सीधा वॉर करने की बारी आएगी, तब उसके लिए भी सेना तैयार है।
लेकिन ये स्ट्रेटजी भी तैयारी उतनी से जरूरी आगे है। ये तैयारी से आगे ये सब एक्शंस हैं, हाँ बिल्कुल, सब एक्शंस हैं। ये भी उतने ही वो- जरूरी हैं, ये तैयारियां भी जरूरी हैं। एक्शन, ये पनिशमेंट का हिस्सा है, बिल्कुल ये पनिशमेंट को मिलनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, और इसी से तो शायद कहना क्या पाकिस्तान कर रहे हैं, क्या इसी कर से रहे हैं, क्या कर परेशान, रहे हैं? इसी से शाही सर पाकिस्तान परेशान हो रहा है। आपने चूंकि पॉलिटिकल बातों का जिक्र, पॉलिटिकल जो हमारे साथ मेहमान है उनका जिक्र भी किया, तो वो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं एक एक सवाल उनसे पहले ले लूं, अतुल जी से और झा साहब से, फिर मैं कैप्टन सर आपके पास भी आऊंगा और ज्ञान प्रकाश जी आपके पास भी आऊंगा। देखिए जो कैप्टन साहब ने कहा, शाही जी ने खत्म ही कर दिया, बोलने का ज्यादा टाइम ही नहीं है। ठीक है सर, मैं हमारे बहुत आर्मी जी ने भी एयरफोर्स वैसे खत्म कर दिया, वैसे हम तो शिक्षा ही लेते रह गए। बिल्कुल, आप शाही सर ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के पास आऊंगा और वाकई में आप जो सैल्यूट कर रहे हैं सभी, आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं शाही सर को सैल्यूट कर रहे हैं और ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो सैनिक होता है वही बेहतर स्ट्रेटजी को समझ पाता है और बना भी पाता है। अतुल यादव जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं झा साहब आपके पास आऊंगा। अतुल यादव जी। देखिए जो जी समाजवादी पार्टी जो है वो देश के प्रति समर्पित है, एक पार्टी, और आपने एक देखा पार्टी, हो एक पार्टी, हम अपनी पार्टी की तरफ से बैठे तो मैं किसी पार्टी का नाम लूंगा, आप तो नहीं, आप समाजवादी पार्टी पार्टी के के मतलब गाली नहीं। दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में मैंने समाजवादी गाली पार्टी नहीं भी दिया। है, ठीक है, और वो समाजवादी पार्टी ठीक जो है, है ना, ठीक है, लोकसभा अतुल में यादव जी, किसी- किसी अतुल से यादव पार्टी जी, है। अतुल कैप्टन यादव साहब जी, का सम्मान करता हूं। ठीक है, देश सर्वोपरि है, लेकिन अगर हम अपनी पार्टी हैं तो अपनी पार्टी की बात आप रखेंगे। नहीं आप पार्टी हमें की नहीं बात टोक सकते। करेंगे। ठीक है, समाजवादी मैं शाही पार्टी सर, ठीक है, अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, शाही कैप्टन साहब मैं आपका सम्मान करता ठीक हूं, है, समस्त शाही सर सैनिकों का एक बार सम्मान सुन करता हूं, लेते हैं समस्त अतुल यादव जी क्या कह रहे हैं। और अतुल आप यादव जी, सुनिएगा शाही मेरे सर का भाई, ये कहना है मैं कि आज सभी से- लोग एकजुट हो, यही भारतीय इस जनता देश पार्टी की का जरूरत है अभी। क्यों बता रहे हैं? मैं भारतीय कप्तान जनता आज पार्टी का हमारी पार्टी से बड़ी है नहीं, मैं ज्यादा। आज के हमारे पार्टी में मैं- सैनिकों की संख्या ना सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। हम जितने भी किसान परिवार से आते हैं, ज्यादातर हमारे लोग ना जो है सेना में है। आप हमारी पार्टी को आलोचना कैसे कर सकते हैं? मैं किसी पार्टी को नहीं अलग कर रहा। नहीं, समाजवादी मैं पार्टी ने कहता ऐसा क्या हूँ कह दिया? या अतुल मैंने यादव ऐसा जी क्या एक किया? मिनट आप सर, मेरी एक पार्टी से मिनट, पकड़े हुए। अतुल यादव जी इतना पार्टी एग्रेशन नहीं, में आने की आप जरूरत नहीं है। एक विषय मिनट में रुकिए, कैसे थोड़ा सा बोल रुकिए सकते हैं? सर, जो मैं क्या हमारी थोड़ा पार्टी धैर्य देशभक्त रखिए की प्लीज। पार्टी नहीं है? अतुल यादव हमारी जी, पार्टी क्या एक देशभक्त की मिनट। पार्टी नहीं है? अतुल यादव जी, अतुल यादव जी नेताजी प्लीज, के- अतुल यादव जी कोई थोड़ा सा डाउन political रहिए party प्लीज। में तुम्हें करने मैं की- आपसे निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा डाउन रहिए, इतना एग्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। वीके शाही जी बहुत वरिष्ठ है और मुझे लग रहा है हम सबसे सीनियर, मैं सबसे उनका वरिष्ठ वही सम्मान है। करता हूं, कम से वो कम देश उनकी के- बातों को वो- आपको समझना चाहिए मैं और सम्मान सोचना करने चाहिए। वाले मेरे उन्होंने जो किसी सैनिक एक पार्टी सम्मान का है, जिक्र नहीं किया। समस्त एक मिनट सर, देशवासियों का सम्मान है। सुन लीजिए इस समय पहले हम सब लोग अतुल यादव जी, उन्होंने किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने झा साहब के बारे में भी बोला, उन्होंने सिर्फ आपके बारे में नहीं बोला। उनका कहना सिर्फ इतना सा है कि इस वक्त जब हम कोई अपनी समाजवादी किसी की तरफ से पार्टी का बैठे कोई हुए, तो नाम हम नहीं अपनी- है। इस वक्त पराग सारी नहीं है पार्टियां पार्टी एक का। हैं और होनी भी चाहिए। सुन लीजिए एक ही पार्टी है, एक मिनट उसका सुन नाम लीजिए, है भारत। एक मिनट धैर्य से आगे लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी जगह दें ठीक बोलने है। का, ताकि हम हाँ। काम कर सकें। यहाँ पॉलिटिकल भाई, बातें कोई हम नहीं डेकोरम करने आए नहीं थे है, मेरे अच्छा ख्याल नहीं से। लगा। अतुल गलत यादव हो जी रहा बहुत है जल्दी से हम कंक्लूड कुछ और करिए। बात करने आए थे, यहाँ पे ये गलत बातें कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से बातें हम ध्यान की करें, अपनी जगह पे रहें और अपनी अपनी बातें करें अपने समय पे। अतुल हमें यादव पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना जी, इस डिबेट को। पराग कभी हम जी, ऐसे बिल्कुल। डिबेट में आना भी नहीं चाहते जहाँ हम पॉलिटिकल मुद्दे नहीं, को हम बात करें। बनने और भी नहीं कर्नल देंगे शाही सर पॉलिटिकल, क्योंकि आपसे आज अनुरोध है ये कि आप पॉलिटिकल विषय है ही शांति नहीं। बनाए रखें सर, और इनको बोल के अपनी बातें कहने दें ताकि हम अपनी बातें कर सकें। हर लोगों ने अपना बात कर लिया है, आगे की बातों को करें और आपस में डिबेट ना करें। ये डायरेक्ट डिबेट होना चाहिए। हम ठीक। देश को सुना रहे हैं, अपने आप को नहीं सुन रहे हैं यहाँ पे। देश तो आप लोगों से सर्वोपरि अनुरोध है, है। प्लीज ठीक। अपनी अपनी बातें करें। ठीक है, देश सर्वोपरि है, हम देश को मानते हैं, देश के साथ सभी पार्टियां खड़ी हैं, तो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठे हुए थे, तो मैंने अपनी पार्टी की बात रखी। हमने ऐसी कोई गलत बात नहीं रखी। ठीक हमने है। कहा जो समाजवादी ठीक पार्टी है, वो देश के ठीक है, साथ खड़ी हुई है, चलिए ठीक है, केंद्र के साथ खड़ी हुई है। सभी पार्टियां एकजुट हैं, ये बड़ी बात है। जैसा बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, फिर मैं कैप्टन सर आपके पास आ रहा हूं और ज्ञान प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। जहाँ साहब देखिए, ये हम तो मानते हैं हाँ। एक परिवार जोड़ के समाज बनता है, समाज जोड़ के एक राज्य, और राज्य जोड़ के देश बनता है, और देश के प्रति सब संवेदना रखते हैं, सब लोग रखते हैं। क्योंकि शाही साहब की बात कहूंगा, शाही साहब सम्मान योग्य हैं। हम सभी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और कोई भी पार्टी हो, मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, उन सबको जब देश की बात आए ना, तो एकजुट रहना चाहिए। और हम सब हैं, क्योंकि हम पहले देश के नागरिक हैं, पार्टी बाद में है, देश के नागरिक हैं, और हम सब एक हैं, देश के प्रति समर्पित हैं हम सारे, और रहेंगे। और ये जो हमारी पूरी देश की जनसंख्या है,
वो पाकिस्तान के 25 करोड़ जनता को मरोड़ के रख देंगे। हम ऐसे एकजुट होके रहें ठीक कि है। ऐसे मारें तो उसकी दम खरा जाए। ठीक है। कैप्टन सर, कैसे देख रहे हैं? श्याम कुमार सर, आपने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण थी। शाही सर ने जो बातें कही हैं, आपने सही कहा कि उन्होंने बड़े अच्छे से एनालिसिस एक एक चीज का कर दिया, और जो सवाल लगातार उठ रहे हैं उनका जवाब भी मुझे लगता है उन सभी लोगों को शाही सर की बातों से मिल गया होगा। एक चीज सर मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं, पीओके में जो लगातार विद्रोह होता आया है और अब और पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ गया विद्रोह, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जो गुस्सा देश की आवाम में है वहां की, कैसे उसको हम देखें? अंधेरी रात में हमारी सर एक सेकंड सर, साई सर एक सेकंड सर, मेरा नंबर है सर अभी। सर मेरा नंबर है सर। आप लीजिए। यस सर, अभी मेरा नंबर है सर। आपकी बातें सुन ली सर और बहुत अच्छे से सुना। अब हमारा नंबर है। बिल्कुल लीजिए सर, आर्मी की बात कर दी सर आपने, एयरफोर्स की बात कर दी, नेवी की भी कर दी सर, तो थोड़ा सा मैं भी अपनी बातें कर लूं जी। तो सर देखिए, आप देश हमारे को सुन रहा है। पीओके में जो हो रहा है उस पे मैं कह रहा था, पूरे पाकिस्तान की जो हालत है वो ये है कि अंधेरी रात में कोई चोर आ जाए घर में तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उनका जो हाल है अभी वो बहुत बुरा है। उनका मनोबल पिछले 4-5 सालों से टूटा हुआ है, उनकी इकोनॉमी खराब है जी। और भारत लगातार समयबद्ध तरीके से जो सॉफ्ट ब्लीड हमको कर रहे हैं पाकिस्तान, उसके आगे आज नहीं, पिछले कई सालों से लगातार कदम उठाते आ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जब हमने कई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए हैं, रिफॉर्म्स लाए हैं, बिल्स लाए हैं, उनका इफेक्ट धीरे धीरे उनके ऊपर जा रहा और जा रहा था। इंटरनेशनल हो या नेशनल प्रेशर हो, एक लिपिबद्ध तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अंदर हम कई काम कर चुके जो अभी हमें लगातार दिख नहीं रहा, अब वो हमें विदित हो रहा। तो पाकिस्तान की जो हालत है, पीओके की जो हालत है, बलूचिस्तान की जो हालत है, खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है, क्योंकि वहां पे ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम, उन्हें सिर्फ हमारे पीओके बॉर्डर एलओसी पे प्रॉब्लम नहीं है जी। वहां प्रॉब्लम है कि हमारे अरबियन सागर से उनको प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें ग्वादार पोर्ट की चिंता, ओस्मारा पोर्ट की चिंता, उन्हें कराची पोर्ट की चिंता ज्यादा सता रही है, क्योंकि आज की जो नेवी है और आज की जो सेना है वो दूसरे तरह की सेना है। और हमने सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर नहीं लड़ना है, जैसा हम सभी पैनलिस्ट कह रहे थे, हमें बॉर्डर टू बॉर्डर नहीं लड़ना है। और मैंने स्टार्ट ही किया था आपके पॉइंट से कि आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। बिल्कुल। आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश में लोग नहीं आ जाते, पूरा आप ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं आ जाता, पॉइंटेड एंड स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं। और उन स्पेसिफिक इश्यूज पे हम लगातार पिछले कई सालों से हम चल रहे थे और उसका ये इफेक्ट है कि पाकिस्तान का मनोबल टूटा हुआ। और ये रीजन है, और जहां पर हमने बात की मनोबल की, प्रशासन के हेल्प की, रसद पानी की, एकजुट होने की, उन सबों पर हमें ध्यान रखना है कि वो हमारा यूनाइटेड स्टैंड रहना चाहिए, उस पर हम रहें काबिल। तो पीओके तो अपने आप परेशान है, बलूचिस्तान में परेशानी है, सीपीईपी का जो हमारा जो ये कॉरिडोर बनाया है उन्होंने, उसके लिए काफी परेशानी है चाइना को। चाइना डेप्थ ट्रैपिंग कर रहा है, चाइना भी सिर्फ सोवरेनिटी नष्ट होने पर सहायता की बात कर रहा है। अगर टेररिज्म के अगेंस्ट में खतरा जाएगा तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका हमारे साथ है, आज अमेरिका के राजदूत, अमेरिका में राजदूत मिले हैं पाकिस्तान के वहां, और चाइना के राजदूत आज हमारे पाकिस्तान के पीएम से मिले हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वो भीख मांग रहे हैं, यूनाइटेड नेशन को जाके वो गुहार लगा रहे हैं कि इसको बंद करो। उनको पता है अगर कहीं कुछ भी स्पेसिफिक टारगेट अटैक भी हुआ तो अगर हम रिटेलिएट करेंगे तो भारतीय नौसेना पूरी तरह से, सेना और वायुसेना पूरी तरह से प्रहार करेगी। जब ये होगा तो फुल फ्लेज वॉर हो सकता है, जो उनके हित में नहीं है। तो ये पूरा एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट बनता है जिसमें आज हम हैं। युद्ध की बात हमने समझ ली, युद्ध होना नहीं है, अगर युद्ध का समय ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ऐसी कोई बात नहीं करनी जहां हम पूरे मानवता को नष्ट करें, उस तरह का संस्कार नहीं भारत का। तो हमें इस हिसाब से आर्मी के को देखना चाहिए और देश को इस तरह से के साथ एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में अपने तरीके ढूंढ के अपने एम्स को पूरा करना चाहिए और एकजुट होकर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो पेशेंस, प्लानिंग और जो पेनिट्रेशन, पेशेंस, प्लानिंग और पेनिट्रेशन, ये 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। 3 पी के साथ मैं आपको समय देता हूं। ठीक है सर। ज्ञान प्रकाश जी, ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से दुश्मन देश के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार एक स्ट्रेटजी के तहत की जा रही है, उतना ही जरूरी है कि देश के अंदर
जो दीमक लगी है उसको भी खत्म किया जाए, और उसका काम सीमा के इलाकों में योगी सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार हम कहें वो कर रही है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप। बात योगी सरकार के नहीं, सभी राज्य को करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर दें। नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, हानि होगी, जन हानि होगी, धन हानि होगी, और मानसिक रूप से हम युद्ध हार जाएंगे। मानसिक रूप से समय हम बहुत ही सुपरसीड कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जिसपे आपने किसी ने चर्चा नहीं की जी। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार, कि हमारा मनोविज्ञान ये कहता है कि हम अपनी सेना को सहायता करें। सेना का मनोविज्ञान ये कहता है कि उनकी हम कमर तोड़ दें। राजनीतिक हमारे लोग कहते हैं कि उनकी कमर तोड़ दें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम वहां की जनता को संदेश दे रहे हैं कि आपको प्रजातंत्र की सच्ची व्यवस्था मिली ही नहीं। सच्चा प्रजातंत्र तो भारत है। हमसे देखो, हमको सीखो। और जो दिक्कतें तुमको हो रही है ना, पानी की, दवा की, आटे की, या जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, ये तुम्हारे जो आका है, राजनीतिक दल है, ये सेना है, ये जिम्मेदार है जी। तुम जिम्मेदार नहीं हो। पाकिस्तान की जनता, तुमको मालूम ही नहीं प्रजातंत्र क्या होता है। हम तुम्हें बता रहे हैं प्रजातंत्र क्या होता है। तुम देखो भारत की तरफ, भारत के चैनल को देखो, हम लोगों की बातों को सुनो, हमारे किसी भी पार्टी के लोगों की सुनो। ये बता रहे हैं कि हम सब एक हैं और लड़ेंगे तुमसे। जनता से नहीं, जनता लड़ने नहीं आती, लड़ने सेना आती है। सेना को ये हम बता रहे हैं कि आओ हम तुम्हें सच्चा प्रजातंत्र देंगे, देखो हमसे सीखो। और ये हम मनोवैज्ञानिक युद्ध जी, भारत इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहा है और जिता रहा है पूरे भारत को। पानी रोका है, ये हमारा स्वभाव नहीं। हम पानी देने वाले लोग हैं, हम अपने पूर्वजों को पानी देते हैं बिल्कुल। लेकिन हमने सेना को पाकिस्तानी सेना को दंडित करने के लिए वहां के गंदे गलत राजनीतिक आकाओं की नीतियों के विरुद्ध जनता को बताया है कि हम क्या करेंगे तुम्हारा पानी रोक के। भाई हमें क्या दिक्कत है, तुम जितना चाहो पानी लो। बिल्कुल। तुमने केवल गलत लोगों को चुना है। तुम केवल ऐसे आकाओं को पसंद कर रहे हो, ऐसे सेनापति को पसंद कर रहे हो जो तुमको युद्ध के आग में ढकेल रहा है, तुमको समुंदर की ओर ढकेल रहा है, तुमको धार्मिक रूप से, पाकिस्तान के रूप से तुमको बर्बाद कर रहा है। तुम चेत जाओ, ऐसे लोगों को हटा दो, चिन्हित करो, आतंकवादियों को शरण मत दो, उनको भगाओ, उनको आर्थिक मदद न करो, उनको पनाह मत दो। तुमको हम बिल्कुल पूरी तरह वैसे ही मदद करेंगे जिस तरीके से भारत पूरे विश्व की मदद करता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात ज्ञान प्रकाश जी कही है। ये एहसास कराना भी पाकिस्तान को जरूरी है कि वो कर क्या रहा है, और ये बताना भी जरूरी है कि भारत तो हमेशा मददगार ही रहा है। भारत ने कभी किसी का हक नहीं मारा, भारत ने हमेशा दूसरों की मदद की है। और अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, भारत छोड़ेगा भी जरूरी है। और आपने जो बात कही उस पर एक और बात मैं अंत में कहना चाहूंगा पाकिस्तान की आवाम के लिए। शायद इसीलिए आज कई ऐसे पाकिस्तानी हम भारत के अंदर देखते हैं, जब वापस उनको भेजने की बात आई तो कहीं नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम तो भारत में रहेंगे, ये देश अच्छा है। वहां पर पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं करती है, महंगाई बहुत हो गई है और जुल्म करती है वो अलग। ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान को बताना। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आज की चर्चा में आप लोगों ने समय दिया और अपने अपने वक्तव्य के जरिए आज की इस चर्चा को एक सम्मानजनक तौर पर हमने आगे बढ़ाया, दर्शकों को बताया कि कैसे भारत की सेना, भारत की सरकार वाकई में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम कर रही है। और ये सब स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है, आनंद फानंद में नहीं, और यही समझदारी का परिचय होता है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।